स्वागत है आप सभी का। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत आज प्रमुख टॉपिक है। इसमें आज हम माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को देखेंगे। The Malthusian population growth theory। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमस रॉबर्ट माल्थस माने जाते हैं। माल्थस, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस पुस्तक में इसका प्रकाशन हुआ था उस पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस महोदय अपने समय के एक कुशल इतिहासकार, राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने यूरोप की जनसंख्या या यूरोप की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित होकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत तत्कालीन यूरोपीय परिस्थितियों के अनुरूप था, क्योंकि उस समय यूरोप की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही थी। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में उन्होंने दो तथ्यों को आधार स्वरूप चुना। इन आधारों को देखें। इन्हीं आधारों पर इन्होंने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आधार, बेसिस। पहला आधार इन्होंने बताया कि मानव जीवन हेतु भोजन प्रमुख आवश्यकता है। मानव जीवन हेतु भोजन प्रमुख आवश्यकता है। और दूसरा इन्होंने बताया स्त्री व पुरुष के बीच यौन आकर्षण स्वाभाविक है। यौन आकर्षण स्वाभाविक है, अर्थात जब तक ये दोनों चीजें चलती रहेंगी तब तक धरती पर जनसंख्या बढ़ती रहेगी। इनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर क्रम, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि के क्रम में होती है, जबकि खाद्यान्नों में वृद्धि समांतर क्रम में होती है। समांतर क्रम जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि अनुरूप होती है। इन्होंने
ये बताया कि यदि जनसंख्या इसी प्रकार गुणोत्तर क्रम में बढ़ती रही तो निश्चित रूप से खाद्यान्न का अभाव होगा, जिस कारण समाज में अकाल, दुर्भिक्ष, महामारियां इत्यादि जैसे पापपूर्ण कार्य होंगे और समाज का निश्चित रूप से पतन होगा। अर्थात भोजन के संकट की स्थिति के कारण ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, जिस कारण जनसंख्या का पतन प्राकृतिक संकेतों के अनुसार या प्राकृतिक कारणों से होगा। अपनी धारणा को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक आरेख का प्रतिपादन किया। इस आरेख को देखें। आरेख को देखें। जनसंख्या के विकास को या जनसंख्या की वृद्धि को इन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा। इसके लिए 2 तरह के कर्व का प्रयोग किया गया। इन कर्व्स को आप देखें। यह कर्व जनसंख्या वृद्धि को दर्शा रहा है। अभी इसे स्पष्ट किया जाएगा। यह कर्व खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति को दर्शाता है, जबकि यह कर्व जनसंख्या वृद्धि को एक तरफ इन्होंने समय को दिखाया तो दूसरी तरफ जनसंख्या एवं खाद्यान्न इसे 3 अवस्थाओं में बताया। पहला फर्स्ट स्टेज, दूसरा सेकंड स्टेज और तीसरा थर्ड स्टेज। अर्थात जनसंख्या विकास की 3 अवस्थाओं की चर्चा इन्होंने किया। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तृतीय अवस्था। जैसा कि आरेख से स्पष्ट है कि पहली अवस्था में जनसंख्या अत्यंत कम है, जबकि खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है। जबकि दूसरी अवस्था में खाद्यान्न और जनसंख्या दोनों का संतुलन लगभग बराबर दशा में है। जबकि तीसरी अवस्था काफी खतरनाक अवस्था है, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन तो कम है, किंतु जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण खाद्यान्न संकट की दशा में समाज में अकाल, दुर्भिक्ष, शिशु मृत्यु इत्यादि जैसी घटनाएं होंगी, जिसके कारण जनसंख्या अंततः प्राकृतिक संतुलन की दशा में आ जाएगी। इसे इन्होंने एक दूसरे आरेख द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। एक साइकिल या एक चक्र के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया। बताया कि प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए है, जो भी बिना बुलावे के आएगा उसे निश्चित रूप से बनना पड़ेगा। यहाँ देखें जनसंख्या संतुलन, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप। अर्थात प्राकृतिक व्यवस्था में एक समय ऐसा आता है जब जनसंख्या संतुलित होती है, किंतु जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए अपार स्थिति को प्राप्त होती है या एक निश्चित लिमिट को, संसाधनों की क्षमता की लिमिट से क्रॉस कर जाती है और उसके बाद प्रकृति इसे बैलेंस करने का प्रयास करती है। फलस्वरूप आगे चल करके जनसंख्या संतुलन हो जाता है। इसी क्रम में इन्होंने बताया था कि प्रकृति की इमेज सीमित अतिथियों के लिए है,
जो भी बिना बुलावे आएगा उसे निश्चित रूप से भूखों मरना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को नहीं सोचा तो निश्चित रूप से इसके घातक परिणाम समय समय पर विश्व को देखने को मिलेंगे। जैसे कि वर्तमान में अभी कोरोना के संकट को देखा गया है, इसमें व्यापक पैमाने पर जनसंख्या का विनाश प्राकृतिक कारणों से हुआ है। भले ही विषाणु किसी देश के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन मौतों के पीछे कहीं न कहीं प्रकृति को भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यूरोप में लू का चलना या भयानक भूकंपों का आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना या भूकंप के कारण भयानक क्षति का होना इसके प्रमुख उदाहरण है। अर्थात प्रकृति कहीं न कहीं जनसंख्या को संतुलित करने का प्रयास करती है और यह चक्र अनवरत चलता रहता है। अब देखें कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए। ये 2 उपाय इस प्रकार हैं। पहला है निरोधक उपाय, और दूसरा है सकारात्मक उपाय। निरोधक उपायों को आप देखें, निरोधक उपायों में देर से विवाह करना या विवाह न करना, संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन, संतानोत्पत्ति न करना आदि को शामिल किया। किंतु वर्तमान परिदृश्य में या किसी भी ऐतिहासिक परिदृश्य में यदि इन घटकों को निश्चित रूप से लागू किया जाए या इन घटकों का व्यक्ति पालन करने लगे तो निश्चित रूप से समाज का पतन हो जाएगा और जनसंख्या में बहुत तेजी से ह्रास होगा, जिस कारण समाज और राष्ट्र आदि का स्वरूप विनष्ट हो जाएगा। उसका स्वरूप तेजी से ह्रास की तरफ या पतन की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार इनके द्वारा यह सुझाए गए उपाय आगे चल करके आलोचना के केंद्र बने। सकारात्मक उपायों में इन्होंने कुछ प्राकृतिक संकटों की चर्चा किया, जैसे अकाल, दुर्भिक्ष, महामारी, शिशु मृत्यु आदि। अर्थात खाद्यान्नों के अभाव में यह संभव है कि दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो, लोग खाद्यान्नों के अभाव में बीमार पड़ने लगे। आगे चल करके यह रूप महामारी का ले सकता है और इन परिस्थितियों के चलते शिशु मृत्यु दर तेजी से बढ़ सकती है, जो समाज के लिए या राष्ट्र के लिए घातक संकेत के रूप में सामने आ सकती है। इससे राष्ट्र का विकास और समाज का विकास बाधित होगा। तो इनके द्वारा 2 तरह के निरोधक उपाय और सकारात्मक उपाय जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुझाए गए। माल्थस की धारणा की आलोचना भी हुई। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आगे चलकर आलोचना हुई। आलोचना इस कारण हुई कि इनका सिद्धांत 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित हुआ, किंतु इन्होंने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में भविष्य के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आज देखा जा रहा है कि परिवार नियोजन से संबंधित या जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित अनेक उपाय विश्व स्तर पर लागू हैं, जिस कारण जनसंख्या को लोगों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया है। यद्यपि कुछ देश अभी भी जनसंख्या वृद्धि के अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन दुनिया के कई देश जनसंख्या नियंत्रण के दायरे में खुद को बांधने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ देश तो इस श्रेणी में भी आ गए हैं जिन्होंने
जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में लगभग काफ़ी संतुलन कायम कर लिया है, और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी जन्म दर मृत्यु दर के नीचे जा रही है, अर्थात वहाँ पर जनसंख्या संकट जैसी स्थितियां भी देखने को मिल रही है। ऐसे देशों की सरकारें जनसंख्या को उत्साहित कर रही हैं जनसंख्या वृद्धि करने के लिए। तरह तरह की प्रभावकारी योजनाएं, तरह तरह की लाभकारी योजनाएं, तरह तरह के लालचपूर्ण योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे वहाँ जनसंख्या संकट की स्थिति समाप्त हो और जनसंख्या में वृद्धि हो, ताकि राष्ट्र और समाज की को पतन से बचाया जा सके। तो इस प्रकार से माल्थस के सिद्धांत में कुछ खामियां रही हैं, किंतु यदि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहीं न कहीं समीचीन प्रतीत होता है। इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यद्यपि अपने समय में यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के दौर में इनके सिद्धांत को नकारा जा सकता है या इनके सिद्धांत की उपयोगिता पूर्णतः समाप्त हो गई है। कहीं न कहीं इनके सिद्धांत ने दुनिया को जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए सोचने पर विवश किया। तत्कालीन परिस्थितियों के दौरान इनका सिद्धांत महत्वपूर्ण तो था ही, किंतु किसी न किसी परिस्थिति में वर्तमान में भी इनका सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चल करके इस सिद्धांत के आधार पर विद्वानों ने अन्य कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसे आगे के चैप्टर्स में या आगे के टॉपिक्स में देखा जाएगा। धन्यवाद।